क्या करता है, एसएससी टेस्ट करता है सिलेक्शन के लिए, और टेस्ट एक टाइप के होते हैं जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और कोई भी संस्था टेस्ट करता है, ये कुछ फैक्टर्स उसको देखना है कि टेस्ट फेयर होना चाहिए, माल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। तो उदाहरण के लिए बताऊंगा, तो अभी तक वन मेजर थ्रेट इन एग्जाम्स इज इंपर्सनेशन। कोई सॉल्वर होगा जो किसी और के लिए एग्जाम लिखेगा और किसी को नौकरी दिला देगा, कोई होगा, तो ये कई टेस्ट में हो रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। तो इसलिए हमने इस बार पहली बार इस जुलाई 24 से हमने ऐसा किया है कि सारे कैंडिडेट्स दो विषय किया है। एक तो अपने घर बैठे मोबाइल में पूरा एप्लीकेशन कर सकते हैं। इससे पहले तो जिसको भी एसएससी एग्जाम के लिए लिखना है वो सीएससी जाएगा, किसी कंप्यूटर में किसी से करवाएगा, वो मान लीजिए आपका नाम गलत कर दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया, एससी एसटी स्टेटस गलत कर दिया, तो आपको दिक्कत होगा। तो अभी घर बैठे आप एप्लीकेशन करवा सकते हैं मोबाइल में। दूसरा, एप्लीकेशन देते वक्त आप अपना आधार फेस ऑथेंटिकेशन करते हैं। तो अगर कोई एक्सपर्सन है तो वही एक्सपर्सन आ रहा है एप्लीकेशन के लिए, और एग्जाम में भी आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं। तो ये आधार करने की वजह से थोड़ा हद तक ये किसको क्या बोलते हैं, इसको इंपर्सनेशन तक इफेक्ट होगा। दूसरा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में एक वीकनेस है कि बाहर से आपका अगर मशीन कंप्रोमाइज हो गया तो बाहर से आपके टर्मिनल पे कोई आपका टेस्ट लिख सकता है, आपको इंटरनेट सपोर्ट दे सकता है। तो इसको टैकल करने के लिए पहली बार हमने एक गवर्नमेंट का संस्थान है सीडैक, तो सीडैक को हमने लगा दिया। तो जहां भी अपना टेस्ट होगा तो वहां टेस्ट सेंटर पे ये सीडैक का नेटवर्क बॉक्स होगा, जो बताएगा कि भाई जो कंप्यूटर नेटवर्क में है उनकी हालत क्या है, क्या बाहर से कोई अटैक कर रहा है वगैरह। तो ये दो एफर्ट्स की वजह से हम सेंटर्स कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं यही कहूंगा कि हमेशा टेस्ट होते हैं तो देश भर ऐसे कंप्यूटर सेंटर्स में होते हैं, लेकिन कई सेंटर्स ऐसे पकड़े जाते हैं हमारे एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में कि चोरी होता है, तो हम उनको स्टॉप करके दूसरे सेंटर ढूंढते हैं। तो इस प्रयास होने के कारण और टेस्ट हमारे जो करता है उस एजेंसी का चेंज के कारण इस बार पहले टेस्ट में थोड़ी दिक्कतें आई हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को इधर उधर थोड़ा दूर तक जाना पड़ा, क्योंकि बड़े सेंटर एक जगह पे नहीं मिल रहे हैं तो दूसरी जगह पे छोटे सेंटर मिल रहे हैं। लेकिन ये टेंपरेरी प्रॉब्लम है, बाकी कुछ एग्जाम्स के अंदर ये रिजॉल्व होने का संभावना है, कर लेंगे। दूसरी बात यह है, आपने बोला प्रॉब्लम के बारे में, दूसरी प्रॉब्लम यह है कि कुछ जगह पे, दो जगह पे पर्टिकुलर एग्जाम कैंसिल हुआ बिकॉज ऑफ लैप्स, सिक्योरिटी लैप्स। तो एग्जाम फेयर करने के लिए वो एग्जाम हमने कैंसिल किया और उन्हीं लोगों को उसी सिटी में दूसरी जगह पे एग्जाम करवाया, वो भी हो गया। और तीसरा डिफेक्ट है, कुछ जगह पे सिस्टम्स हैंग हो रहा है, अब माउस नहीं चल रहा है, सिस्टम हैंग हो रहा है, बंद हो गया दोबारा। तो कई लोगों मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही जो हुआ, हमने दोबारा थोड़ा गैप के बाद रिबूट करके कैंडिडेट को मौका दिया और कैंडिडेट ने खत्म कर दिया। कुछ जगह पे पूरा बंद करके रिशेड्यूल किया, मैक्सिमम जगह पे उसी सेंटर में उसी एग्जाम में मान लीजिए 20 मिनट बाद कुछ प्रॉब्लम आया, उसके बाद रिस्टार्ट करके उसको 1 मिनट नुकसान करवा दिया। मेन विषय ये है कि पूरे एग्जाम का, पूरे देश भर के सेंटर्स का, पूरे कैंडिडेट्स का लॉग एनालिसिस करते हैं। उसके बेसिस पे अगर कोई कैंडिडेट एक कंप्रोमाइज मशीन से लिखा तो उसका चांसेस नहीं है, उसको हम रिटर्न कर देंगे, हमेशा करते हैं। और कैंडिडेट को जो भी मतलब ये इंश्योर करते हैं कि रीजनेबल मौका मिलता है, लेकिन ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा थोड़ा डिसरप्शन था, और हमारा रोल ये है कि फ्यूचर में ये कैंडिडेट का डिसरप्शन लगभग 0 लेवल पर ले आना। तो सर, अभी जैसे आप डिस्ट्रप्शंस देख रहे हैं और आप कह भी रहे हैं, आने वाले अभी अगस्त 13 को एक बहुत ही क्रूशियल एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें इसमें जितने कैंडिडेट उससे भी ज्यादा कैंडिडेट्स बैठने वाले हैं, तो द स्केल ज्यादा होने वाली है उसमें, वो कैसे टैकल करने का आप लोग सोच रहे हैं? बिल्कुल, तो अभी हमने ये तो एग्जाम अभी 24 को शुरू हुआ, एक हफ्ते में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, और कई बाकी वीकनेसेस को भी टेक्निकली इंप्रूव करेंगे, और इंप्रूव करने के बाद ही उस एग्जाम को चलाएंगे। तो वो इंप्रूवमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो एग्जाम पे कैसा होगा, लेकिन ये दिस लेवल ऑफ डिसरप्शन जो है इनटॉलरेबल है, ये बिल्कुल चला नहीं जाएगा। तो इसके लिए आप क्या एक्शन लेने की सोच रहे हैं? बिकॉज एडक्विटी नाम की जो ये वेंडर है, कहा जा रहा है ऐसे कि इसको ब्लैक लिस्ट किया गया था, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा ये कहना है कि हम एग्जाम करवाने के लिए कई संस्था पे डिपेंडेंट हैं, और सीडैक सरकारी संस्था है, उसको छोड़ के बाकी जो है हम ओपन टेंडर प्रोसेस से सेलेक्ट करते हैं। जैसे एक संस्था है जो एग्जाम प्रोसेस को मॉनिटरिंग एजेंसी है, कुछ संस्था है जो हमें कंटेंट क्वेश्चंस देते हैं, एक और संस्था है जो हमारे लिए पूरा आईटी प्लेटफॉर्म जैसे मोबाइल ऐप मैंने बताया वो डेवलप करता है। ये सारे लोग टेंडर से चुने जाते हैं। उसी प्रकार में दूसरा एंटिटी जो है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, वो भी टेंडर से चुना जाता है। इससे पहले वाला एजेंसी का टर्म 24 में खत्म हो गया, उसके बाद नया एजेंसी सेलेक्ट किया गया। अब सेलेक्ट गवर्नमेंट में टेंडर या रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में सारे नियम बहुत स्थापित हैं, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस पे करना है। इस टेंडर के बारे में भी सारी डिटेल्स सीपीटी पोर्टल में है, प्रोक्योरमेंट पोर्टल में क्या टेंडर था, कौन आया, टेक्निकली वैलिडेशन कितने किया, क्या नंबर मिला उसको, उसका रेट क्या था, किसका ऑर्डर था, तो उसी बेसिस पर था। अगर कोई एंटिटी ब्लैकलिस्ट हुआ तो टेंडर प्रोसेस में से निकलता और पकड़ा जाता। तो नॉर्मली ये कह रहा हूं कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से सिलेक्शन हुआ है। आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है, लेकिन छात्रों की जो कंप्लेन है उसमें सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले तो टीसीएस वेंडर था और टीसीएस में भी खामियां थी, लेकिन इस बार खामियां और ज्यादा दिखाई दे रही हैं। मैं यही कहूँगा कि टीसीएस के साथ एक बड़े एंटिटी के साथ एग्जाम करने का स्टाइल अलग था। अभी एसएससी ने जो स्टाइल अडॉप्ट किया है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार है। सारा काम एग्जाम रिलेटेड एक ही संस्था को देने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं करना है, तो इसलिए हम अलग अलग एजेंसी को लेकर कर रहे हैं। इसलिए जो एक एंटिटी डिलीवरी कर रहा था अब 3-4 एंटिटी इसमें जुड़ के कर रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा इंटीग्रेशन हो रहा है और ज़्यादा विषय भी बाहर आ रहा है। तो मतलब टेस्ट करने में कोई नई चीज़ नहीं है, कैंडिडेट एक्सपीरियंस शुड बी स्मूथ, टेस्ट शुड बी फेयर, देयर शुड बी नो एनी आउटसाइड इफेक्ट। तो उसी प्रयास की ओर कर रहे हैं, लेकिन करने का स्टाइल हम चेंज कर रहे हैं, करना पड़ेगा। मुझे भरोसा, मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये इस सिस्टम में मोर स्टेबल होगा और मोर ट्रांसपेरेंसी होगा। तो कह रहे हैं कि ये पहली बार ऐसे कर रहे हैं, हम लोग इससे टीथिंग ट्रबल्स आ रहे हैं। मैं टीचिंग ट्रबल्स करूंगा वो नहीं कहूँगा, मतलब यू ऑलमोस्ट राइट, बट द पॉइंट इज ये नया वे ऑफ डिलीवरिंग एग्जाम्स है, ये स्टेबलाइज होगा। और पहले एग्जाम में ही पहले दिन से अभी 8वें दिन तक ह्यूज ड्रॉप इन डिस्ट्रप्शंस है। लगभग कल परसों तो पिछले 2 दिन तो तीनों शिफ्ट्स में मिनिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रप्शंस है, और एक भी जगह कैंसिल नहीं हुआ, एक भी जगह सेंटर में एग्जाम नहीं हुआ। डिस्ट्रप्शंस थे लेकिन बहुत कम थे, पहले दिन बहुत ज्यादा था। तो इस 1 वीक के अंदर जो इंप्रूवमेंट हुआ है, इसके बाद कई सारे चेंजेस और भी कराएंगे और इंश्योर करेंगे कि टेक्निकली देयर इज नो ग्लिच। सर, एक और कंप्लेन जो ज्यादातर छात्र जिससे जूझ रहे थे वो है लॉन्ग डिस्टेंस सेंटर्स, कि हरियाणा में जो बच्चा है उसको अंडमान निकोबार दे दिया, राजस्थान में जो बच्चा था उसको अंडमान निकोबार, काफी मतलब डिस्टेंसेस, ये क्या प्रॉब्लम इस वक्त फेस कर रहे हैं बच्चे? मुझे रिकॉर्ड पे बोलना पड़ेगा, अंडमान निकोबार को 2 ही टाइप के कैंडिडेट्स लौट के हैं, जो अंडमान से अंडमान सेंटर मांगा या जो बाहर से अंडमान वाला सेंटर मांगा। बाहर से किसी को अंडमान भेजा नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई अगर अंडमान रिक्वेस्ट करता है तो उसको अंडमान एडमिट मिलेगा, तो वही हुआ होगा। बाहर से हमने जबरदस्ती किसी को भेजा नहीं। लेकिन बाकी सेंटर्स में, जैसे मैंने कहा, पहले टेस्ट में सेंटर्स करने में मिलने में थोड़ी शॉर्टेज थी, इसलिए डिस्टेंसेस था। हमने सोचा कि टेस्ट को करवाएंगे, शुरू करवाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि सारे टेस्ट में ऐसे ही डिस्ट्रप्शन होगा। प्रोसेस चलते चलते ज़्यादा सेंटर पकड़ के करते करते ये होगा कि मैक्सिमम 200-250 किलोमीटर के ज़्यादा किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात भी है, डिस्ट्रप्शन इतना तो 200-300 का तो होगा, क्योंकि बड़े बड़े शहर से, बड़े बड़े स्टेट से ज़्यादातर लोग आते हैं, वहाँ सेंटर्स की कमी है, और जहाँ जहाँ बहुत सेंटर्स है वहाँ कैंडिडेट्स की कमी है, तो थोड़ा डिस्ट्रप्शन तो हमेशा होगा। हर एग्जाम में यही प्रयास होगा कि मिनिमाइज करेंगे। कुछ महीने में हम ये हाल तक पहुंचेंगे, सारे कैंडिडेट से हमने 3 चॉइसेस दिया है, हम अपने पोर्टल पे पब्लिश करेंगे कि कितने कैंडिडेट्स को अपना चॉइस, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस दिया गया और कितने कैंडिडेट्स को अपना चॉइस नहीं मिला। अभी तक हमने ऐसा नहीं किया है। फ्यूचर में वी विल पुट दैट आल्सो इन द पब्लिक डोमेन, ताकि जनता को पता लगे कि किसको कितना कहाँ सेंटर मिला। क्योंकि नेचुरली कैंडिडेट की होता है, मान लीजिए 2 लोग दिल्ली से एग्जाम लिखते हैं, एक पर्सन को दिल्ली में सेंटर मिलता है, दूसरे को देहरादून में मिलता है, वो दुखी होगा, तो उसको अवॉइड करना है। तो फ्यूचर में वी विल पुट इट कि आपका चॉइस के हिसाब से किसको कितना कहाँ सेंटर मिला। पर ऐसा क्यों
होता है कि चॉइस के हिसाब से क्यों नहीं मिलता? अवेलेबिलिटी वही उदाहरण आप लीजिए ना, मेरे को देहरादून में 3-4 सेंटर मिल रहे हैं, मान लीजिए उतने कैंडिडेट्स नहीं है, दिल्ली में कैंडिडेट ज्यादा है और सेंटर्स कम मिल रहा है, तो बैलेंस करके टेस्ट को राइट नंबर ऑफ शिफ्ट करने के लिए ये करना ही है। और ये असंभव है कि मतलब कुछ जगह पे कम दिन के लिए एग्जाम करो, कुछ जगह के लिए ज्यादा दिन के एग्जाम करो, क्योंकि आपने बताया एक और विषय है नॉर्मलाइजेशन। कोई भी एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो रिलायबल रिजल्ट लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करना है, तो उसका मतलब ऑल द शिफ्ट शुड बी कंपैरेबल। तो इसको लोड को बैलेंस करने के लिए ये थोड़ा सेंटर डिस्ट्रप्शन इनएविटेबल है, मिनिमाइजेशन ऑफ डिस्ट्रप्शन अचीवेबल है। आप कह रहे थे आधार लिंक्ड आइडेंटिटी इस बार स्टूडेंट्स की हो रही है एग्जाम्स में, फिर भी कुछ एलिगेशंस लग रहे हैं जहां पर डमी कैंडिडेट्स जो हैं किसी के लिए एग्जाम लिख जा रहे हैं, कई सेंटर्स में ऐसी खबरें आ रही हैं, इसको कैसे आप टैकल करेंगे? नहीं, एक विषय तो है, आधार आने से पहले हो सकता है कि एक ही कैंडिडेट एक ही एग्जाम में 10 दिन में एक शिफ्ट लिखेगा, 10 बार लिखेगा, 15 बार लिखेगा, क्योंकि ये तय करना मुश्किल था कि कौन दोबारा अप्लाई कर रहा है। एक हल्का सा एप्लीकेशन चेंज में एक कैंडिडेट दो बन जाएगा। उस टाइम में भी पिछले साल में भी हमने कई एग्जाम्स में वीडियो एनालिसिस, फोटो एनालिसिस से लोगों को पकड़ा है। इस बार भी रजिस्ट्रेशन स्टेज से ही कम हुआ, इसीलिए मेरा शक है, इसीलिए कुछ एग्जाम्स के लिए नंबर थोड़ा घटा है, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ एप्लीकेशन तो हो नहीं सकता है। और दूसरा, एग्जाम के बाद हम सारा लॉग्स एनालिसिस करते हैं, भाई एग्जाम आते वक्त आपका फोटो, आपका फिंगरप्रिंट, एग्जाम निकलते वक्त आपका फोटो, फिंगरप्रिंट, सीसीटीवी इमेज, इन सब एनालिसिस के बेसिस पे करते हैं। मेरा एक ही बात बोलना है, जो भी माल प्रैक्टिस होता है, अगर किसी को लग रहा है कि सक्सेसफुली माल प्रैक्टिस कर दिया, चांसेस बहुत ज्यादा है कि बाद में पकड़ा जाए, क्योंकि हम रिजल्ट्स देने से पहले कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ऐसे में रिजल्ट्स टाइम लगता है। एक और कारण ये है कि थरो टेक्निकल एनालिसिस ऑफ ऑल द डिक्लेयर्ड कैंडिडेट्स होता है, तो अगर रिजल्ट देते वक्त हम ये पकड़ लेते हैं, भाई क्लैरिटी से दिखता है कि ये आया एग्जाम में किसी और से लिखा आया, बहुत है चांसेस है कि उसका रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा। उसको विथहोल्ड करेंगे, प्रूफ भी है, कई लोग इसके खिलाफ कोर्ट भी गए, हमने कोर्ट भी साबित किया है, हमने दिया कि देखिए सर ये इसका फिंगरप्रिंट है, ये फोटो है, ये उसका एग्जिट फोटो है, वो आया नहीं। तो अटेम्प्ट टू माल प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली होता रहेगा, उसको कंटिन्यूअसली टेक्नोलॉजी के टूल से डिटेक्ट करना हमारा प्रयास रहेगा। एक लार्जर क्वेश्चन यही आता है कि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी हो जाए तो एक पूरा ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो जाता है बच्चों में, तो वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने के लिए या उनको जो है ट्रस्ट करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं इस वक्त? लाइक जैसे मैंने कहा, ट्रस्ट इज वेरी एसेंशियल। अगर किसी को शक है कि भाई मिस्चीफ हो रहा है तो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, वो तो दैट्स द लास्ट थिंग। द ओनली वे आउट इज एज मच ट्रांसपेरेंसी एज पॉसिबल। तो मैं उदाहरण के लिए बोलूंगा, अपना क्वेश्चंस हैं, अपने टेस्ट क्वेश्चंस में कई बार हो सकता है कि कुछ गलते हैं, ट्रांसलेशन में गलती होगा या ऑप्शंस में गलती होगा, गलत आंसर दिया है, तो इसीलिए एसएससी बहुत कम उन चुने हुए ऑर्गेनाइजेशंस में है जहां एक चैलेंज मैकेनिज्म है। तो एग्जाम के बाद हर कैंडिडेट अपना पूरा क्वेश्चन पेपर देख सकता है और चैलेंज कर सकता है कि ये कोई गलती है, और उसके बाद हम एक्सपर्ट से कंसल्ट करके अगर वो गलती एस्टैब्लिश हुआ तो कैंडिडेट को हम बेनिफिट, सारे कैंडिडेट्स को बेनिफिट देते हैं। तो दिस इज अ मेजर ऑफ ट्रांसपेरेंसी। मेरे ख्याल से कई एग्जाम्स में वो चैलेंज मैकेनिज्म है नहीं, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो एक विषय है ट्रांसपेरेंसी इन क्वेश्चंस, जैसे अगली बार मैंने सेंटर्स के बारे में कहा, और एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से ही ट्रस्ट बन सकता है। तो जैसे मैंने कह रहा हूं, इवन इन द सेंटर्स वी हैव टू बी वेरी क्लियर, कंप्रोमाइज सेंटर्स, कंप्रोमाइज मशीन्स, हम डेटा लेते हैं अभी से, इससे पहले नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं इस जुलाई से ही। इससे पहले किसी भी एग्जाम में अगर कोई अटैक होता है या मशीन कंप्रोमाइज होता है, वो डेटा हमारे हाथ में नहीं था, अब आ रहा है आपके पास। अब हम वहां हर सब जगह डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले एक संस्था कर रहा था, सब उस दीवार के पीछे है, अब सारे दीवार तोड़ दिए गए, हर जगह अपना एंटिटीज हैं, तो पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर रहे हैं और अलग-अलग एंटिटीज हैं। तो इसीलिए इसके थ्रू हम ये एस्टैब्लिश कर चाहते हैं कि एग्जाम में अगर माल प्रैक्टिस हुआ तो पकड़ा जाएगा, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ज्यादा हद तक अवॉइड करें। अभी देखिए, इसी एक हफ्ते में हमने ये चेंज किया है। पहले दिन जब हमने टेस्ट किया 24 में, अगर बाहर से कोई अटैक होता है तो फ्लैग निकलता है कि ऐसा कोई प्रयास हो रहा है, हम उसको देखते थे। अब एक ही हफ्ते में हमने एप्लीकेशन को चेंज किया कि आज जो एग्जाम हो रहा है, अगर बाहर से कोई अटैक होता है, सिस्टम बंद होता है, कैंडिडेट को दूसरा मशीन दिया जाएगा। तो दीस आर द मेजर्स वी आर टेकिंग टू एंश्योर कि ट्रांसपेरेंसी हो और ट्रस्ट वाली हो। और सो फाइनली जब आपके पास ये डेटा आ रहा है, इन सेंटर्स पे या वेंडर पे आप क्या कार्रवाई करने की सोच रहे हैं? बिकॉज़ खामियां तो हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज़ हमारा रिलेशनशिप एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो हमने चुना है उसी से सीधा है, और एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है देश भर में कई लोगों से सेंटर किराए पे लेता है और करवाता है। फिर भी अगर कोई सेंटर मिसचीफ करता है, माल प्रैक्टिस करता है, बहुत मतलब कानून हेवी कानून है कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट रिसेंटली जो पास हुआ, उस एक्ट के खिलाफ हमने कई जगह सेंटर मालिक, सेंटर ओनर्स के ऊपर केस किया है, आगे भी करेंगे। तो आप करेंगे ये केसेस के ऊपर अगर प्रॉब्लम निकलती है तो? 100% नहीं करेंगे तो इट विल बी अ डेमोलिशन ऑफ ड्यूटी ऑन आवर पार्ट। एक जनता के लिए पब्लिक एग्जाम हो रहा है और किसी के सेंटर पे बाहर से कोई टेक ओवर कर रहा है और कंप्यूटर में कंप्रोमाइज करके कैंडिडेट के लिए चोरी कर रहा है, वैसे सेंटर्स के ऊपर पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट में कानून कहता है कि केस ले सकते हैं। हमने देश में कई जगह ऐसे केसेस किए हैं, आगे भी अगर ऐसे संभव होगा तो करेंगे। ट्रांसपेरेंसी में उन्होंने सीडेक को सुपरविजन के लिए लगा दिया है। पहले टीसीएस पर ही ये सारी जिम्मेदारी होती थी, लेकिन अब सीडेक उन्होंने शामिल किया है, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एसएससी चेयरमैन साहब इसके बारे में कहते हैं कि हम इस बात का डेटा चाहते हैं कि कितने बच्चों का सिस्टम हैक हुआ है, इसीलिए हम सीडेक को शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि सीडेक एक बड़ी कंपनी है, वो कंप्लीट टेंडर लेता है। नहीं, टीसीएस एक बड़ी कंपनी है, वो कंप्लीट टेंडर लेता है, तो डिटेल्स कम मिल पाती हैं। अभी सीडेक गवर्नमेंट कंपनी है, तो पूरा का पूरा जो डेटा है वो गवर्नमेंट के पास होगा। लेकिन अभी तक इस बात का जवाब हमें नहीं आया कि कितने बच्चों के साथ सेंटर्स पर मारपीट हुई है, कितने बच्चों के साथ मिसबिहेवियर हुआ है, बाउंसर्स वहां पर तैनात क्यों हुए थे। फिर चेयरमैन साहब का ये कहना है कि एसएससी इंप्रूव कर रही है हर दिन। 24 जुलाई से 24 जुलाई से 24 जुलाई से 1 अगस्त सारे के सारे जो मुद्दे हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, वो लगभग इन्होंने रिजोल्व कर लिए हैं, लेकिन इनका कोई प्रूफ अभी तक कहीं पर भी इन्होंने नहीं दिया है, और ना ही इन्होंने कोई भी जो स्टेप्स लिए हैं उसका कोई ऑफिशियल नोटिफाई इनको कहीं नहीं इन्होंने किया, ना कोई सर्कुलर अभी तक जारी किया है। ठीक है, और ना तो कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्कुलर आया है, और ना ही इस तरीके की कोई जानकारी उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाली है जिसको लेकर लोग इस बात पर ट्रस्ट कर सकें। अब एसएससी एक्सेप्ट तो कर रही है अपने फॉल्ट को, इस इंटरव्यू में आप देखेंगे तो एसएससी एक्सेप्ट तो कर रही है अपने फॉल्ट्स को, लेकिन कोई भी स्टूडेंट्स के फेवर में क्लियर स्टेटमेंट अभी तक आपको देखने को नहीं मिली, हमें देखने को नहीं मिली। पब्लिक डोमेन में अभी तक कहीं पर भी सीपीओ का जिसका रिजल्ट अभी तक 18 महीने से ज्यादा अटका पड़ा है, उसको लेकर कहीं कोई साहब ने जानकारी हमें नहीं दी है। और उसके अलावा सेनो का जो एग्जामिनेशन हो रहा है, अब 6 तारीख से जो सेनो का एग्जामिनेशन हो रहा है, उन बच्चों के साथ कोई मिसकंडक्ट नहीं होगा, इस बारे में अभी तक कोई भी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। कुल मिलाकर दोनों बातें हवा में ही है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी वो बातें सामने नहीं आई हैं। ठीक है, अब एसएससी के चेयरमैन साहब का एक और कहना है कि जो नए एग्जाम सेंटर्स जो चूज किए जाएंगे, माउस सॉफ्टवेयर एरर पर क्या किया जाएगा, अभी तक इन्होंने इस बारे में भी कोई जवाब नहीं दिया। बस हाँ, इन्होंने हवाई बातें कही है कि अनप्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ सेंटर पर स्टेप्स लिए गए हैं, और वो स्टेप्स लिए गए कैसे हैं इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो एसएससी के जो चेयरमैन साहब हैं और डीओपीटी की तरफ से तो कोई जवाब अभी तक आया भी नहीं है। डीओपीटी इसमें क्या सोचता है, संसद में हालांकि इन चीजों को लेकर आवाजें उठती हैं, लेकिन वो दब जाती हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपनी बातों को, हमारी बातों को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने चेयरमैन साहब को लेटर भी लिखे हैं, जो इंस्टाग्राम पर और बहुत सारी जगह से हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और इधर टीसीएस का और एडीपीटी का जो ब्लेम गेम था, उसको लेकर भी एक सर्कुलेशन में है लेटर, जिसमें एडीपीटी ने उसी के लिए क्षमा मांगी है, मतलब अपोलॉजी लेटर लिखा है। तो ये सारी चीजें तो भी सामने हैं। कुल मिलाकर इन सारी चीजों में एक चीज सामने नहीं आ रही है कि स्टूडेंट्स आखिर क्या कसूर है। 13 अगस्त से जो सीजन का पेपर है, अभी तक उसको लेकर कोई भी क्लैरिटी सामने नहीं आई है कि वो पेपर किस तरीके से होगा और उस पेपर में क्या-क्या आप लोगों ने स्टेप्स ले लिए हैं। तो आप सभी मेरे बच्चों 2-3 चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले पेपर होगा, ठीक है, स्टेनो का पेपर हो रहा है,
तो स्टेनो के पेपर के साथ-साथ आप ये सोच के चलेंगे कि पेपर होगा, ठीक है बच्चों? और ये जो स्टेनो का पेपर 6 अगस्त से शुरू हो रहा है, ये भी होगा। आप लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहिएगा। किसी भी तरीके की इधर-उधर की बात की वजह से कोई पढ़ाई नहीं छोड़ना। मैं शुरू से ही आप लोगों को ये चीज़ कह रहा हूँ। आप लोगों का काम है पढ़ना, ठीक है? और बिल्कुल साइलेंटली, मतलब गुस्सा होगा आपके मन में, मैं जानता हूँ, आपके दर्द से मैं कनेक्टेड हूँ। आपके साथ रोड पर मैं भी बैठा हूँ, तो मुझे भी इस चीज़ का महसूस होता है कि वो जो दर्द है ना, वो दर्द कहीं न कहीं गुस्से में कन्वर्ट होकर आपके व्यवहार में आ जाता है। लेकिन आप लोगों को ना अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, आप लोगों को अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखना है। पेपर होगा, ठीक है? और सीजीएल की भी नोटिफिकेशन उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ तो आएगी ही आएगी, लेकिन क्या इनके इम्प्रूव्ड स्टेप्स हैं, उसको लेकर अभी तक कोई भी मतलब ज़िक्र आया नहीं है। हालाँकि इनके जो अपने टेंडर नोटिस हैं, उन टेंडर नोटिस के अकॉर्डिंग तो एग्जामिनेशन का जो कंडक्ट करने का था एसएससी के द्वारा, वो बहुत साफ-सुथरा काम था, ठीक है? और इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि हमने किसी को अंडमान निकोबार का सेंटर नहीं दिया है, वो बच्चे की प्रायोरिटी थी, जो उस बच्चे ने फॉर्म भरते-भरते डाला है कि वो एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ चुनता है, तो जो उसने डाला, मैं वही उनको दिया है, ठीक है बच्चों? तो बहुत सारी एम्बिग्यूटी है इसमें। एम्बिग्यूटी का मतलब इसके अंदर बहुत सारे घुमाव-फिराव है बातों में, जो चेयरमैन साहब ने कहा है। कितनी और किस हद तक इसमें क्लैरिटी है, अभी इसको और जानना हमें बाकी है। और बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ मेरे बच्चों कि किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई को मत छोड़ना। किसी संस्था को टेंडर क्यों दिया एग्जाम कराने का? क्योंकि उस पर पहले से तमाम आरोप थे। इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि टेंडर देने का काम हमारा नहीं है, टेंडर की अपनी प्रक्रिया है और उसके लिए तमाम वेरिफिकेशन होते हैं। एडिक्विटी उन तमाम वेरिफिकेशन को पास करने के बाद उसे टेंडर दिया गया है, उसके बाद ही ये सारा प्रोसेस हुआ है। तो हमने ये भी पूछा कि एडिक्विटी एग्जाम करा रही है, उससे जुड़े तमाम शिकायतें आ रही है। स्टूडेंट्स का कहना है कि वेरिफिकेशन टाइम से नहीं हो पा रहा है, एग्जाम लेट शुरू हो रहा है, सर्वर हैंग कर रहा है, माउस नहीं काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें सारी जानकारियां हमें मिल रही हैं और उन्हें रिजॉल्व करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इसी दफ्तर में एडिक्विटी के सारे एम्प्लॉइज यहीं पर बैठ रहे हैं, यहीं से सारी मॉनिटरिंग हो रही है, यहीं पर कंट्रोल रूम बनाया है जहां से हर सेंटर पर निगरानी रखी जाती है और जो भी इश्यूज आ रहे हैं उन्हें यहीं से रिजॉल्व किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि एसएससी के सारे अधिकारी एडिक्विटी के अधिकारियों के टच में है और दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं। जो भी दिक्कतें सामने आ रही हैं, जो भी स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेरीज आ रही हैं, हम उन्हें रिजॉल्व करने का काम कर रहे हैं। हमने उनसे ये भी कहा कि स्टूडेंट का ये भी आरोप है कि सेंटर बहुत दूर पड़ रहे हैं। तो उनका कहना है कि एडिक्विटी अभी इस मामले में नहीं है, क्योंकि ये पहला एसएससी का एग्जाम है जो वो कंडक्ट करा रही है। धीरे-धीरे दिक्कतें रिजॉल्व होंगी और जो शिकायतें उनके पास आ रही हैं उन्हें रिजॉल्व करने का वो काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जिन सेंटर्स में दिक्कतें हुई हैं, जहां पे सुपरवाइजर्स फोन लेकर नजर आए, उन पर कार्रवाई हुई है। तमाम सेंटर्स के सुपरवाइजर्स पर एफआईआर हुई है और एडिक्विटी पर भी वो पेनल्टी लगाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक बार एग्जाम पूरा हो जाए, पूरी प्रक्रिया हो जाए, जो 24 तारीख से 1 तारीख तक होना है, जो एसएससी सिलेक्शन गेट एग्जाम है, वो एक बार पूरी हो जाए, फिर पूरी प्रक्रिया का वो एनालिसिस करेंगे और वो जनता के लिए प्रेस रिलीज जारी करेंगे कि जो खामियां आई हैं उन्हें वो कैसे एड्रेस कर रहे हैं और किन-किन खामियों पे उन्होंने काम किया है और क्या उसका रिजल्ट मिला है। हमने जो भी हमारे मन में सवाल थे या जो भी हम शिक्षकों से मिल रहे थे, स्टूडेंट से मिल रहे थे, उन तमाम सवालों को उनसे पूछने की कोशिश करी है। उनका यही कहना है कि हमारा मेल बच्चों के पास है, शिक्षकों के पास है, हमें मेल करिए। हमारे पास हमारी टीम है जो सारे मेल्स को सुपरवाइज कर रही है, उस पे काम कर रही है और वो जो भी परेशानियां सामने आ रही है उन्हें रिजॉल्व करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हमने उनसे ये भी पूछा कि छात्र डरे हुए हैं कि अगर एसएससी सिलेक्शन ग्रेड एग्जाम के दौरान इतनी परेशानी आ रही है तो आगामी सीजीएल एग्जाम जो होना है उसमें क्या होगा। तो उन्होंने इंश्योर कराया है कि हम सीजीएल के लिए हमारी पूरी तैयारी है, हम एडिक्विटी के कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट में है, हम दोनों मिलकर तकनीकी जो भी परेशानी आ रही है उन्हें रिजॉल्व कर रहे हैं और हम आश्वस्त करते हैं कि सीजीएल के दौरान स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनका ये कहना है कि हमें जानकारी है कुछ दिक्कतें हुई हैं, लेकिन हम उन्हें धीरे-धीरे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बड़ी दूरियां हैं, सेंटर जो छात्र बता रहे हैं कि बहुत दूर पड़ा है, उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं कि सीजीएल के दौरान तक हम कुछ उस पर काम मुकम्मल कर लेंगे और आगे से ऐसी कोई दिक्कत स्टूडेंट्स को नहीं सामना करना पड़ेगा जिसमें उनका वो होम टाउन लखनऊ है और सेंटर जा रहा है दिल्ली, ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। एक ब्लाइंड स्टूडेंट से भी हमारी बात हुई थी, उस पर भी हमने वीडियो बनाया था कि जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट है और उसका सेंटर दिल्ली आता है। हमने वो भी बात उनसे कही, तो उन्होंने कहा है कि उसका डॉक्यूमेंट हमें दे दीजिए, हम उसे वेरीफाई करेंगे और इंश्योर करेंगे कि आगे से किसी भी ब्लाइंड या जो फिजिकली या मेंटली परेशानियों से जूझ रहे हैं बच्चे, उनके साथ कोई अन्याय ना हो, उन्हें उनका जो प्रेफरेंस है वही सेंटर उन्हें अलॉट किया जाए। तो जो दिक्कतें हमने जमीन पे देखी, हमने उन सवालों को चेयरमैन से पूछने की कोशिश की है। अब चेयरमैन का कहा इंप्लीमेंटेशन के दौरान कितना नजर आएगा ये जरूर देखना होगा, क्योंकि एसएससी सिलेक्शन गेट का एग्जाम हो गया है। कुछ सेंटर्स पे उनका कहना है कि 194 सेंटर्स में सिर्फ 2 जगह तकनीकी दिक्कत आई जिसकी वजह से एग्जाम कैंसिल हुआ है, तो उसे वो रिशेड्यूल करवा रहे हैं और उनका कहना है एग्जाम कैंसिल इसलिए किया गया है ताकि सिक्योरिटी से जुड़ा कोई भी इशू नजरअंदाज न किया जाए। अगर कहीं भी छात्रों को दिक्कत आई है तो एसएससी उनके साथ खड़ा है और एसएससी उसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर सवाल ये है कि जो वो दावे कर रहे हैं उनका जमीनी इंप्लीमेंटेशन कितना होगा। क्या दोबारा जब एग्जाम होगा या आगामी सीजीएल एग्जाम होगा तो क्या वो परेशानियां उन्हें नहीं फेस करनी पड़ेंगी? क्या सर्वर सही से काम करेगा या सिक्योरिटी वेरिफिकेशन हो पाएगा? तो ये जरूर देखना होगा। अभी सीजीएल के एग्जाम तक हमें इंतजार करना होगा कि वहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आती, एग्जाम सही से हो जाए। तो हम यही कोशिश में लगे हैं कि और भी जितने कंसर्न लोग हैं उनसे हम बात कर सकें और आपके जो सवाल हैं, जो स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे हैं। 31 जुलाई को कॉल था, देश भर के शिक्षक दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, उन्हें डीओपीटी दफ्तर जाकर उनके मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात करनी थी, लेकिन बीच में पुलिस ने रोक लिया। उन्हें खदेड़ते हुए कई लोगों को डिटेन किया गया। जो बच्चे वो जंतर मंतर जाकर प्रोटेस्ट की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए उन्हें वहां से भी हटाया गया और वो वहां से शांतिपूर्ण तरीके से चले गए, इस वादे के साथ कि प्रशासन उन्हें 2 दिन बाद जितेंद्र सिंह से मुलाकात करवाएगा और जो छात्र और शिक्षकों की परेशानियां हैं उन्हें वो उन तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो